हेलो इन्वेस्टर्स। क्या आप भी एक एनएफओ इन्वेस्टर हैं या फिर एनएफओस के बारे में और जानना चाहते हैं? हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज फंड का फंडा, जहां पर हम बात करेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से अबाउट देयर अपकमिंग एनएफओस। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की विद पिजिम इंडिया हेल्थ केयर फंड। आज हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक तिवारी, चीफ बिजनेस ऑफिसर एट पिजिम इंडिया एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड. Sir has over 15 years experience in the financial sector and has an impressive track record in sales and distribution across various firms. Prior to PGIM, Sir has played a key role in Edelweiss Asset Management Company, PG Morgan, and DSP BlackRock. Sir holds the post-graduation degree in management and has extreme knowledge of mutual fund portfolio management services and AIFs. Thank you so much for joining us today. We will be discussing about your upcoming NFO, PGM India Healthcare Fund. तो थैंक यू रितेश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक जिसमें आप और आपके इन्वेस्टर्स से हम बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स, अपनी अपनी सोच जाहिर कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज। सर, पीजीआईएम इंडिया ने जो ये हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया है, सो इस समय लॉन्च करने का क्या सही तरीका है, क्या सही समय है ये लॉन्च करने के लिए? सो बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये रितेश। आई आई थिंक जब हम प्रोडक्ट के लेवल पे इस चीज़ को सोच रहे थे, तो इसमें दो या तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण थी, आज क्यों, पहले क्यों नहीं। हम्म। आज हम ऐसा क्या देख रहे हैं, और क्या आज के दिन में इन्वेस्टर्स के लिए ये सही समय है अपने पोर्टफोलियोज में इस तरह का थीम ऐड करने के लिए। सो ये तीनों के आंसर्स इतने इंटरेस्टिंग थे हमारे लिए कि हमको लगा कि हो सकता है पास्ट में कोई बेहतर समय होगा, बट टुडे वी फील वेरी कंपेल्ड, एंड रीजंस फॉर दैट इज सो एंड सो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की इवोल्यूशन की बात करिए, या हम्म। जिस तरह से वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ग्रो होते हैं या महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अगर हम्म। आप उसकी बात करिए तो वो हमेशा किसी ना किसी एक ट्रिगर पॉइंट से बढ़ते हैं। यहाँ पे वो ट्रिगर पॉइंट दो रहे हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी ट्रिगर पॉइंट था, वो है कोविड। कोविड ने कंज्यूमर बिहेवियर, या जिस जो इसके हिसाब से अगर हम सोचें, तो या तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं जो हॉस्पिटल या उस तरह की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, दवाई दवाई को यूज कर रहे हैं, हम्म। डायग्नोस्टिक को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे रेडियोलॉजी वगैरह का रेगुलर यूज हो रहा है, या ब्लड ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, उन सब का यूज हो रहा है। जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे, तो स्पीड जो है इन चीजों के यूज की, वो कोविड के चलते एक बहुत ही स्ट्रक्चरल शेप ले चुकी है। जिसका मतलब ये है कि जहां तक कि पहले ये मैंने देखा था खुद के लिए एज वेल एज अपने सोशल सर्कल के लिए, कि जब जरूरत पड़ती थी तभी वो लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कराते थे। हम्म। कोविड के बाद में आई थिंक फॉर प्रिवेंशन लोग वो रिपोर्ट्स एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे करा रहे हैं। तो वो है पहला चेंज। दूसरा चेंज ये है कि हमारी सबकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, हम्म। जिसके चलते हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला, कोविड के चलते लोगों का उस चीज़ पे फोकस भी बढ़ गया था। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सपोर्ट करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम होना बहुत ज़रूरी है, वो आज के दिन में है। और आज के दिन में जब वो है, तो यू डोंट वांट टू नॉट स्पेंड ऑन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें से कि हेल्थ केयर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। इन सब को सपोर्ट करते हुए अगर आप देखें, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मेडिकल इंश्योरेंस खासकर, हम्म। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब लोग ये देखते हैं कि हाँ, हमको अपने हेल्थ का ध्यान तो रखना है, लेकिन जब बड़े ट्रीटमेंट्स या कोई क्रिटिकल डिसीजेस को लेकर के ट्रीटमेंट आते हैं, तो उसका खर्चा बहुत ही बड़ा हो जाता है। हम्म। राइट। तो आप और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान देते हुए आप ये रियलाइज करिए कि एक भी ट्रीटमेंट इन अ फैमिली कैन डिसरप्ट पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल प्लान को ऊपर नीचे कर देता है। तो लोगों ने ये चीज को जब जब अपनी प्लानिंग में बैठाया, तो उनको ये एहसास हुआ कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ योर यू नो लॉट ऑफ द बर्डन। और वो बर्डन के रिड्यूस, या उसको एक तरह से
नेविगेट करते हुए इंश्योरेंस के थ्रू। दूसरी चीज ये हो गई है कि आपका बिहेवियर और ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की तरफ झुक गया है। तो आज हम्म। आप जब अगर कोई क्रिटिकल डिसीज आती है और आप अगर अपना हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो अभी आप लोकल क्लिनिक में नहीं जाते हैं, अभी आप उस चीज को लेकर के एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरा इंश्योरेंस केयर मुझे कवर कर लेगा। तो हम्म। ये जो चेंजेस रहे हैं ये हमारे लिए बड़े इंकरेजिंग रहे हैं। अब इसको मैं इस चीज से कनेक्ट करता हूं कि क्यों ये पूरे के पूरे सेगमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बोला, डायग्नोस्टिक से चीज स्टार्ट होती है, तो अगर डायग्नोस्टिक चेक्स रेगुलर हो रहे हैं, अगर लोग अपनी हेल्थ रिपोर्ट, हेल्थ चेक रिपोर्ट्स रेगुलरली करा रहे हैं, तो उसके चलते बाय डिफॉल्ट ना ही आपको चीजों का पता थोड़ा जल्दी चल रहा है, हम्म। और चीज़ों का पता जल्दी चलता है तो आप उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। इन सर्टन केसेस थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होते हैं, प्रिवेंटिव केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो हॉस्पिटल वगैरह में, डायग्नोस्टिक में, ड्रग ट्रीटमेंट वगैरह में ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पीस हो गया है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। राइट, अब हम्म। अगर आप इसको देखिए तो ये अक्रॉस दीज थ्री सेगमेंट्स इसका एक जो ग्रोथ है वो हम्म। काफी बड़ी है। दूसरी चीज ये है कि जब आप हॉस्प सॉरी हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल को एज अ ओवरऑल थीम अगर आप पकड़िए, तो हम्म। इसके अंदर बहुत सारी सब थीम्स हैं जो काफी स्ट्रक्चरल हैं, और काफी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। हम्म। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज के दिन में क्यों, तो आज के दिन का आंसर ये है रितेश कि जब आप पूरे के पूरे सेक्टर को रिव्यू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सेक्टर सिर्फ दवाई बनाने का जरिया नहीं है। दवाई तो बनती है, दवाई दोनों चीज़ों के लिए बनती है, हमारे जो इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन होता है उसके लिए बनती है, एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस के लिए भी बनती है। लेकिन उसके साथ में हॉस्पिटल्स हैं जो पहले बहुत ही कम थे, लेट से 6 हॉस्पिटल थे, चार हम्म। 3 साल 4 साल 5 साल पहले। आज के दिन में वो 6 हॉस्पिटल से बढ़ के 18 हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ये मैं लिस्टेड मार्केट की बात कर रहा हूँ अपने। हम्म। और अगर आप उसके बियॉन्ड जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 18 के सामने उतने ही या उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स सेकेंडरी मार्केट में सेकेंडरी। ऑलरेडी अवेलेबल, जो कहीं ना कहीं लिस्टेड होंगे। राइट, तो वो काफी तेज ग्रो कर रहा है। डायग्नोस्टिक पहले बहुत ही कम चेन्स लिस्टेड थी, अभी काफी सारी चेन्स लिस्टेड हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हुआ है क्योंककि मेन स्ट्रीम इकोनॉमी होने की वजह से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादातर मेन स्ट्रीम में यूपीआई के थ्रू, हम्म। बैंक ट्रांसफर के थ्रू होने की वजह से काफ़ी सारी बैलेंस शीट्स में उसका कैप्चरिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है। हेंस उनका जो रिटर्न पोटेंशियल है फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड योर इन्वेस्टर्स एंड हम्म। फॉर समबडी लाइक मी, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो डायग्नोस्टिक एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो गया है। इसके अलावा जो एपीआई, जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं ड्रग बनाने के लिए, एपीआई टू फार्मास्यूटिकल बोलते हैं उसको हम, हम्म। वो एक सेगमेंट है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो गया है, वैल्यूएशन के चलते भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कंपल्सिव सेगमेंट लग रहा है आज के दिन में। इसके अलावा एक स्पेस है सीआरओ सीडीएमओ, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये जनरली यूएस के बड़े जो ड्रग मेकर्स हैं उनके लिए ये सेगमेंट था, जो कि पूरी तरह से चाइना में बैठा हुआ था। हम्म। और कुछ 1.5 महीना पहले, करीब करीब 1.5 महीना पहले एक बायोसिक्योर एक्ट साइन हुआ है यूएस में, और हम सबको ये पता है कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना पे ट्रस्ट कम और खत्म होने के कगार पे है, मतलब एक तरह से हम्म। खत्म हो है। तो वो चलते, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसमें काफ़ी सारी मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, प्रोसेसेस प्रोवाइड होते हैं, तो यूएस ने ये एक्ट साइन ऑफ किया है जहाँ पे वो ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 years, 2032 तक पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो चाइना से रिटायर कर देंगे, चाइना से खत्म कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि आज से आने वाले समय में ये हम्म। बिजनेस जो है वो बाकी कंट्रीज के लिए ओपन हो जाएगा। हमारा मानना ये है कि उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो इंडिया को मिलने वाला है। अगर आप देखें एज अ पैरेलल, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन ये रहेगा कि यार ये तो देखो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं बट ये बहुत हाई रिस्क हो जाता है। तो हम्म। हाई रिस्क तो होगा क्योंकि नया सेगमेंट है, लेकिन एक तरह से अगर आपको देखना हो क्या हमने ये ऐसा कुछ पहले अचीव किया है, तो अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें, एक समय हम्म। जब चाइना में बिकॉज ऑफ एफ्लुएंट वेस्ट, जो जिसको पोल्यूशन
की नज़र से देखते हुए लोगों ने चाइना में स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज एक तरह से कम या बंद कर दी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना वहां से बंद कर दिया था, हम्म। ट्रेड करना वहां से बंद कर दिया था। तो उसका फायदा जो है इंडिया को मिला, बिकॉज इंडिया रेडी था हम्म। स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसी तरह से ये जो सीआरओ सीडीएमओ स्पेस है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ओके। ऑलरेडी देर आर साइंस दैट वी आर विनिंग सम ऑफ द बिजनेसेस। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, काफी सारी कंपनियां हैं जो अपने पोर्टफोलियो में इस चीज को बढ़ाएंगी, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी साइड है वो काफी बड़ा है। इसके अलावा आप देखें तो मैंने डायग्नोस्टिक की बात ऑलरेडी कर ली। अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। इंडिया में हालांकि एट दिस लेवल जो नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज है उस सेगमेंट में वो थोड़ी सी कम है, लेकिन वो हम्म। सेगमेंट भी बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप जाहिर जाहिर सी बात है कि अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप ये समझिए कि आज से 5 साल 7 साल पहले अगर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना होता था तो एक डॉक्टर आप पे मैनुअली ऑपरेट करके वो सर्जरी करता था, आज वो रोबोटिक्स के थ्रू हो रही है। सो हम्म। टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ बिग रोल, राइट? तो उस पे काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आप ये सारे सब सेगमेंट्स लगाएं, एंड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने इंश्योरेंस का बड़ा रोल बोला। हम्म। इंश्योरेंस भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। हालांकि फ्रॉम अ कैटेगराइजेशन पर्सपेक्टिव मेडिकल इंश्योरेंस एक हेल्थ केयर और मेडिकल में सेगमेंट नहीं होता है थियोरेटिकली, लेकिन वो है अल्टीमेटली इस इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रितेश, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ केयर और फार्मा के अंदर कम से कम 6 से 8 ऐसी सब थीम हैं जो अपने आप में ना ही सिर्फ बहुत रेलेवेंट है, काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। ऑन एन एवरेज हमने जब नंबर्स देखे, एंड वाइल ये एक पॉइंट का नंबर है लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव यू सम सेंस, जब हम्म। हमने नंबर्स देखे तो इसमें से कम 5 ऐसी थीम्स हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक हो गई, हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, सीआरओ सीडीएमओ हो गया। इस तरह की जो थीम्स हैं वो अपने प्रॉफिट ग्रोथ 20 से 40% के बीच में है लास्ट 5 साल में, राइट? हम्म। कंबाइन इट टू माई अर्लियर पॉइंट जो कि मैंने शुरुआत की ये बोलने से कि देखिए कंज्यूमर बिहेवियर और अफोर्डेबिलिटी या डिस्पोजेबल इनकम का जो प्ले है ये बहुत ही जरूरी है। हम्म। फर्दर अगेन रिपीटिंग, इंश्योरेंस होने से बहुत ही बड़ा इनेबलर होता है। तो ये सब मिला करके जब आप ये सारे स्पेसेस या ये सारी सब सेगमेंट्स को देखेंगे, इट इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रक्चरल ग्रोथ। ओके। अब मैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ इसलिए भी बोल रहा हूँ, और इसको बिना ज्यादा टेक्निकल किए हुए बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया आज के दिन में अपने पूरे के पूरे जीडीपी का हम्म। सिर्फ 2.1% हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है। ये नंबर कुछ 5 साल पहले 1.1% था, राइट? इट्स डबल्ड इन दिस 5 years। इट इज डबल्ड, रितेश। दूसरा, ये ऑलरेडी 2025 मार्च तक में जो एक्सपेक्टेड नंबर है इसका वो हम्म। 2.5% है। मतलब आप 2.1 से सीधे 2.5 चले जाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप इमर्जिंग मार्केट के सारे बाकी नेशंस या बाकी कंट्रीज को आप देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज, एंड मे बी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, लेकिन मैक्स अगर आप ब्राज़ील देखेंगे या उस तरह की कंट्रीज देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि वो लोग करीब करीब अपने 7 से 8% जीडीपी का हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, हम्म। राइट? वहाँ उन कंट्रीज का अगर आप पर कैपिटा देखेंगे इनकम, तो वो यहाँ से बेहतर है इन इन हम्म। सर्टेन केसेस। एंड हेंस व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये 2.5% का जो नंबर हम 2025 एंड में अचीव करेंगे, लेट से 2025 मार्च में अचीव करेंगे, वो नंबर कैन फास्ट गो टुवर्ड्स द इमर्जिंग मार्केट एवरेज। और अगर वो होता है तो आप ये समझिए कि जैसे बाकी सारे हमारे काफी सारी सर्विसेज और इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं इतने सालों में, हम्म। जहां पे गवर्नमेंट शुरुआत करती है स्पेंड करके और प्राइवेट सेक्टर के लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, यहाँ तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी लीड कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ेगा, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स हम्म। विल बी ट्रेमेंडस। तो हमको ऐसा लगता है कि फ्रॉम अर्लियर बीइंग अ वेरी from being a sector which was known as defensive, which was only known for drug manufacturing या सिर्फ दवाई फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए जाना जाता था, वहां से ये सेक्टर हैज इवॉल्व इनटू अ सेक्टर जहां पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ अवेलेबल है। और हम्म। वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कम से कम 5 से 6 सब थीम्स में अवेलेबल है।
इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हमको लगी थी प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के चलते, वो ये लगी थी कि अगर आप सारे बिजनेसेस देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना कि इस बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। बिकॉज हम्म। आप पैसा डाल रहे हैं पैसा बनाने के लिए, लेकिन अगर बिजनेस के पास ही प्राइसिंग पावर नहीं है तो मार्जिन और पैसा कैसे बनाएगा। आप मेडिकल या हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, बाकी इकोनॉमी से ऊपर ही रहता है। और अगर आप उसको एक एक बिजनेसमैन के तौर पे सोचें तो वो बिजनेस के चलते इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइसिंग पावर है। हम्म। यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग प्राइजेस और कस्टमर वो पे करेगा, जिसका मतलब है आपके मार्जिन प्रोटेक्ट होते हैं, ग्रो होते हैं। और ये स्ट्रक्चरल है इन नेचर, क्योंकि आप सोचिए ना, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आप हॉस्पिटल जाकर के बार्गेन नहीं करते बार्गेन हैं। नहीं। सही जी, बात है। तो वो एक रितेश बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। तो एज अ बिजनेस, हालांकि एज अ कंज्यूमर इट इज अ डिफिकल्ट थिंग क्योंकि मेडिकल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एज अ बिजनेस अगर आप सोचिए तो इट इज अ ब्रिलियंट स्पेस टू बी इन। तो हमको ये लगा कि जब ये सारे फैक्टर्स हमने देखे तो हमको ये लगा कि आर्ग्यू कर सकते हैं कि 3 साल पहले लॉन्च करना चाहिए था, हम्म। लेकिन ये जो एवोल्यूशन की मैंने आपसे बात की है, ये एवोल्यूशन बहुत ही क्लियर दिख रहा है अभी। और कोविड के जस्ट बाद लॉन्च करने में जो रिस्क था वो ये था कि बहुत सारे लोग इस इस अजम्पशन में थे कि बहुत सारी डिमांड जो है वो सिर्फ पेंट अप है, हम्म। क्योंकि कोविड अभी हुआ है। अभी हम कोविड से देखिए 4 साल, करीब करीब 4 साल आपके कंप्लीट हो रहे हैं एक तरह से, और ये आपके लिए एक स्ट्रक्चरल थीम बन के कंटिन्यूअसली बढ़ ना रहा ही है। सिर्फ बिजनेस ग्रोथ दिखा रही है बट कि रिटर्न्स भी दिखा रही है। तो हमको ये लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस है कि ये एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। हम्म। इसके अलावा सिर्फ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे बेंचमार्क्स में, जो अगर आप निफ्टी 500 का जो बेंचमार्क है, हम्म। इन्वेस्टर हमेशा अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक बेंचमार्क को लेके करता है, तो बेंचमार्क में हेल्थ केयर का सिर्फ 6% का वेट है। हम्म। आ, तो इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर को इतने सारे सब सेगमेंट्स होते हुए, ग्रोथ होते हुए, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 6% का है, तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर दिस विल बी अ स्मार्ट बेट टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड द अवेलेबल बिजनेसेस, जो कि एक प्योर हेल्थ केयर फंड आपको करने में मदद कर सकता है, हम्म। एंड इन द प्रोसेस बी एबल टू कैप्चर दिस ग्रोथ। तो ये ग्रोथ का आप फायदा उठा सकते हैं एज इन्वेस्टर। सो ये सारे फैक्टर्स थे रितेश, जो हमको लगा कि इसलिए आपको ये फंड अभी लॉन्च करना चाहिए। इसलिए इन्वेस्टर को ये फंड जरूर देखना चाहिए। और हमको लगता है एट पीजिम वी हैव द एबिलिटी टू बी एबल टू डिलीवर व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस। हमारे जो फंड मैनेजर है आनंदा पद्मनाभन, वो 17 साल से मार्केट में रहे हैं, उसमें से 15 साल उन्होंने हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही रिसर्च किया है। हम्म। 6 साल से हमारे साथ रहे हैं, and अगर आप उनके फंड्स देखेंगे तो ही इज कंटिन्यूसली बीइंग ओवरवेट हेल्थ केयर, उनके हॉस्पिटल्स एक फेवरेट सेक्टर रहा है, एंड उसके चलते इट हैज हेल्प्ड आवर परफॉर्मेंस ऑल्सो। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके के इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उसका टाइम होराइजन या टाइम पीरियड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। देखिए मुझे लगता है हृदय, जैसा कि मैंने बोला कि इस सेक्टर का अंडर रिप्रेजेंटेशन है बेंचमार्क में, हम्म। लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर जिसका कम से कम 5 साल से ऊपर का व्यू पॉइंट है, और हम्म। जिसका गोल ये है कि मैं लंबे समय में स्टेबल तरीके से अपने पोर्टफोलियो का कंपाउंडिंग देख सकता हूँ, उस इन्वेस्टर को 5 साल का व्यू पॉइंट लेकर के इसमें जरूर एक्सपोजर लेना चाहिए। हमने पहले भी देखिए ये चीज देखी है, एक समय ऐसा था जब आईटी में एक्सपोजर बहुत कम था बेंचमार्क का। हम्म। एक समय ऐसा था जब आपका कुछ स्पेशलिटी केमिकल में एक्सपोजर बहुत कम था। तो ये जो कुछ अंडर रिप्रेजेंटेड सेगमेंट होते हैं, अगर आप इसमें अच्छे बिजनेसेस सही समय पर अपना एक्सपोजर बना के चलिए, और आपका अगर जो आप समय इस चीज को देंगे वो लंबा रहे, कम से कम 5 साल, 5 साल से ऊपर रहना चाहिए। हम्म। अम, तो मुझे लगता है कि ना ही आप स्टेबल रिटर्न्स बनाएंगे, बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि आप फास्टर रिटर्न्स में पार्टिसिपेट कर सकते पार्टिसिपेट। हैं। जी, तो मेरा मानना सर देखिए ये है रितेश जी कि कोई भी थीमेटिक फंड हमेशा एक डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहेगा। हम्म। हमको फायदा यहाँ पे ये है कि आपके पास इतने सारे सब सेगमेंट है कि डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली थीमेटिक फंड है। तो ये हम्म। जरूरी है ध्यान में रखना कि आपको 5 साल का समय तो देना पड़ेगा, लेकिन इट कम्स विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एंड डाइवर्सिफिकेशन।
With this, we conclude our program. I want to extend my heartfelt thanks to you, sir, for your invaluable insights. I'm confident that this information will greatly assist our investors in making an informed decision. Wishing you and your entire team all the best in your endeavors. Thank you so much for joining us today.